स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और मैं जो है आज आप लोगों के लिए ग्रामर की एक्सरसाइज लेकर आई हूँ। थोड़ा सा मैं इरेगुलर हो रही हूँ क्योंकि आजकल मुझे आना जाना पड़ रहा है कहीं पर, तो इसीलिए सोशल गैदरिंग्स भी तो ज़रूरी होती है ना, तो वहाँ आना जाना पड़ रहा है। बाकी थोड़ा ढीले आप लोग भी हो रहे हो, आप कहते भी नहीं हो कि मैम आप आती क्यों नहीं हो, तो मुझे लगता है मेरी डिमांड थोड़ी कम हो रही है। और कुछ दिन में आप लोगों को ग्रामर के ही लेक्चर सोच रही हूँ अच्छे से पढ़ाऊँ, कि जैसे मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन चैप्टर जो है आज जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो है, नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को स्पेलिंग रूल्स पढ़ाऊँगी, क्योंकि स्पेलिंग रूल्स से आप लोग बहुत सारी स्पेलिंग्स को गलत करने से बचेंगे। इसके अलावा अगर स्पेलिंग रूल से संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वो भी आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए, अब मेरी बात तो ख़त्म हुई, लेट्स टॉक अबाउट ग्रामर का। यूपी टीजीटी इंग्लिश का न्यू ऑनलाइन बैच हमारा स्टार्ट हो गया है, अभी ही स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल फ्रेश बैच है। इफ़ यू विश टू टेक एडमिशन इन दिस बैच आप हमें कॉल कर सकते हैं। 7 to 9 इसकी क्लासेस चलती हैं और कुछ दिनों बाद पीजीटी का, एक हफ्ते बाद पीजीटी का बैच भी स्टार्ट होने जा रहा है। किस समय स्टार्ट होगा वो, और पीजीटी का बैच बस एक हफ्ते बाद, ये मान के चलिए अगले मंडे या अगले ट्यूसडे से, मैं कोई भी बैच ट्यूसडे से स्टार्ट करती हूँ, तो ट्यूसडे से आप लोगों को पीजीटी का बैच भी मोस्ट प्रोबेबली मिल जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए जो ग्रामर के क्वेश्चंस लाई हूँ उनको ध्यान से सुनिएगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, ही इज टू फूलिश दैट ही विल नॉट एक्ट। अब भाई आप इस तरीके के जब क्वेश्चंस होते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चंस में कई बार ये समझ में नहीं आता कि किस में हम गलती लगाएं, क्योंकि देखिए एक चीज़ ये है कि अगर टू आता है तो टू प्लस एडजेक्टिव और उसके बाद जो होता है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, ठीक है। और अगर पूरा दैट लगा हुआ हो तो सो प्लस एडजेक्टिव और फिर दैट लगाते हैं। तो हम करते क्या है, पूरा इसको चेंज करने की जगह हम बी पार्ट में एरर जो है वो कर देते हैं, ही इज सो फूलिश दैट ही विल नॉट एक्ट कर देते हैं, नहीं तो हमें ये करना पड़ता ही इज टू फूलिश टू एक्ट। अब कौन सा कोई बोर्ड कौन सा सही मानेगा क्या है, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन में अगर टू आ रहा है तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव यूज होता है और दैट लगा हुआ हो तो सो का यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, ही इज टू मच वरिड अबाउट हिज फ्रेंड्स रिएक्शन टू हिज स्टेटमेंट। अब जरा इस चीज़ को समझिए ऐसे कि देखिए एक ये क्वेश्चंस जो होते हैं ये बहुत सारे एग्जाम्स में इस तरह के पूछे जाते हैं। अब एक चीज़ देखिए, टू मच एंड मच टू का यूज़ मैं आप लोगों को बता रही हूँ। टू मच एंड मच टू याद रखिएगा। देखिए टू एक एडवर्ब है और मच जो है वो एडजेक्टिव है। अगर टू मच आ रहा है तो उसके बाद नाउन आएगा, जैसे ही इज इन टू मच पेन, क्योंकि मच जो है वो एडजेक्टिव है, तो ही इज इन टू मच पेन, ठीक है जी। तो पेन हो गया नाउन। अब बात करते हैं मच टू, तो यहाँ एडवर्ब ये लेगा आपका एडजेक्टिव, क्योंकि एक एडजेक्टिव को एक एडवर्ब मॉडिफाई करता है, नाउन को एडवर्ब कभी मॉडिफाई नहीं करता। तो यहाँ पर अगर आप लगेंगे तो आप यहाँ पर ये लिखेंगे मच टू पेनफुल, मच टू पेनफुल। छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आप लोगों को याद रखने पड़ते हैं। तो मच टू पेनफुल। अब आप जरा से ध्यान से देखिए, वरिड, वरिड का मतलब होता है चिंतित, ठीक है, चिंतित होगा। अब चिंतित जो है वो दैट इज एन एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव को जो मॉडिफाई करेगा वो कौन करेगा, एडवर्ब करेगा। तो यहाँ पर ये आएगा ही इज मच टू वरिड, तो ये ए पार्ट में है दैट इज, तो मच टू वरिड का यूज जो है वो किया जाएगा। तो ये आप मेरी बात को अगर ध्यान से सुन रहे होंगे तो आपको चीजें समझ में आती चलेंगी। इट अपसेट हिम एट सीइंग हिज सन इन सच पेन, इट अपसेट हिम। अब आप इसको ध्यान रखिएगा कि अगर किसी सेंटेंस में अपसेट आता है तो इट अपसेट हिम और कुछ भी ऑब्जेक्ट आ रहा है तो अपसेट के बाद कभी भी जेरेंड नहीं लगता, इसके बाद लगता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अपसेट वर्ड के बाद इन्फिनेटिव का यूज करता है। इट अपसेट मी टू गो देयर, ठीक है, और या इट अपसेट हिम टू सी, तो इट तो एट सीइंग हिज सन इन सच अ पेन, इन सच पेन या सच अ पेन, तो देखिए इन इट अपसेट हिम,
तो ये अपसेट, आप सोच रहे होंगे अपसेट्स क्यों नहीं लगा दिया, तो बात पास्ट टेंस है, इसीलिए अपसेट का पास्ट टेंस भी अपसेट 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 ही होगा। तो इट अपसेट हिम, तो एट सीन की जगह टू सी हिज सन इन सच पेन, कि ऐसे दर्द में। तो अपसेट के बाद इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है, और ये वाला अपसेट इट अपसेट्स हिम नहीं हो सकता क्योंकि ये पास्ट टेंस में है। माई सिस्टर एंड माई सेल्फ आर प्लीज टू एक्सेप्ट योर इन्विटेशन टू डिनर। हमेशा ये याद रखिए, अगर कभी भी वर्ब से पहले सब्जेक्ट आ रहा है तो वर्ब से पहले अगर सब्जेक्ट आएगा तो वो नॉमिनेटिव केस में होगा। नॉमिनेटिव केस ये होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी एज अ सब्जेक्ट यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब एक्शन का घूमकर सब्जेक्ट पे आना। जैसे अगर मैंने कहा कि भाई ही एंजॉयड हिमसेल्फ एट द पार्टी, ही एंजॉयड व्हाट, ही एंजॉयड हुज कंपनी, अपनी खुद की कंपनी, ही एंजॉयड हिमसेल्फ एट द पार्टी। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एक्शन जो है वो घूमकर सब्जेक्ट पे आता है। यहाँ आप देख रहे हैं पहली बात, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो जब बहुत से लोग इतराते हुए ये इंट्रोडक्शन देते हैं, हेलो माई सेल्फ, ये तो भाई अगर देते हैं ऐसा इंट्रोडक्शन तो मत दीजिएगा, क्योंकि माई सेल्फ का मतलब होता है मैं खुद। तो मैं खुद नहीं होता जी, आप उसमें आप ही खुद होंगे और कौन होगा। तो माई सेल्फ से इंट्रोडक्शन नहीं दिया जाता। अगर आप देते भी हैं तो प्लीज़ चेंज कर लीजिएगा, वैसे तो बाकी आपकी मर्जी है, हम कौन हो रहे हैं बताने वाले। और यहाँ पर माई सेल्फ एज अ सब्जेक्ट यूज नहीं करते हैं, रिटर्न इंग्लिश में यूज नहीं किया जाता, क्योंकि माई सेल्फ या कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तभी यूज होता है जब सब्जेक्ट पर उसी का एक्शन घूमकर आता है। एम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में यूज होता है, लेकिन वो ठीक सब्जेक्ट के बाद यूज होता है एम्फेसाइज करने के लिए। तो यहाँ पे है माई सिस्टर एंड माई सेल्फ की जगह यहाँ लगाएंगे माई सिस्टर एंड आई, तो ये होगा ए। वर्ब के पहले नॉमिनेटिव केस लगाया जाता है। ये गलतियाँ आप लोग बहुत करते हैं, और ये इनडायरेक्टली मैं अपने उन स्टूडेंट्स को भी इसका वो देना चाह रही हूँ। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं, हेलो मैडम माई सेल्फ ये, तो आगे से माई सेल्फ मत कह देना, गुस्सा आ जाता है मेरे को इस बात पे। वी हैव मेड प्लान्स टू गो वेरी रिसेंटली टू दिल्ली एंड आगरा। वी हैव मेड प्लान्स टू गो। भाई देखिए ऐसा है कि जो रिसेंटली होता है ना, रिसेंटली या लेटली, ये जो होते हैं ना, ये मानते हैं कि पास मतलब कोई काम हो चुका है, हाल ही में अगर कोई काम हो गया हो, तो हाल ही में कोई काम हो गया हो, हाल ही में खत्म हुए काम के लिए यूज करते हैं। ये फ्यूचर के लिए नहीं यूज करते, हाल ही में खत्म हुए काम के लिए ये यूज करा जाता है। फ्यूचर के काम के लिए जो हम जो एडवर्ब यूज करते हैं वो यूज करते हैं सून। वी हैव मेड प्लान्स टू गो सून टू दिल्ली एंड आगरा। भाई आप हमने प्लान बना लिया है दिल्ली और आगरा जाने का, तो आप ये याद रखिएगा कि रिसेंटली जो है वो पास्ट के लिए यूज़ किया जाता है। भले ही उसमें हम लोग जो यूज़ करते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो टेंस होता है जो अभी अभी थोड़ी देर पहले खत्म हुए एक्शन के बारे में बताता है। तो ये याद रखिएगा कि फ्यूचर के एक्शन के बताने के लिए हम सून कहते हैं, कम सून, जल्दी आओ, वी विल मीट सून, हम जल्दी ही मिलेंगे। तो वी विल, अब ये नहीं कहते वी विल मीट रिसेंटली, हम हाल ही में मिलेंगे, नहीं, वी हैव मेट रिसेंटली होगा, क्योंकि उसका मतलब हम हाल ही में मिले हैं, यानी कि ये एक्शन खत्म हो चुका है। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। Now the next question is, when you are dismissed from job, it does not help to throw up row. ये कई बार क्या होता है कि vocab से संबंधित क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो when you are dismissed from job, it does not help to throw up row। तो throw up row का मतलब नहीं होता, ये गलत इडियम है, इसका मतलब होता है kick up a row। kick up a row का मतलब होता है कि झगड़ा शुरू करना, उलझना, झगड़ा शुरू करना, इसे कहते हैं कि कपरो। तो ये गलत ईडियम का प्रयोग करा गया था, दैट इज वाई हमारी वोकैब भी उतनी ही मजबूत होनी चाहिए जितना हमारे ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स मजबूत हों। Now the next question is, you can learn the principles of government from a reading of history। अब एक अंतर करते हैं कि रीड में और स्टडी में अंतर क्या होता है। देखिए भाई, अगर रीड है ना, तो रीड का मतलब होता है केवल पढ़ना, ठीक है। कोई किताब में कोई चीज़ लिखी हुई है, रीड द लेक्चर, सॉरी रीड द चैप्टर। रीड द चैप्टर का मतलब होता है जो चीज़ लिखी हुई है उसे आप पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। स्टडी करने का मतलब होता है किसी चीज़ की इन डेप्थ अध्ययन करना। अध्ययन करने को क्या कहा जाता है? स्टडी। तो अगर आप हिस्ट्री को केवल रीडिंग करेंगे तो आप यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री। हिस्ट्री को अगर समझना है, कोई भी सब्जेक्ट समझना है, तो यू हैव टू स्टडी दैट पर्टिकुलर थिंग। तो जो स्टडी होती है वो अध्ययन होता है, और जो रीडिंग होती है केवल जो है सरसरी तौर पर पढ़ लेना
और उसका मतलब समझ लेना वो होता है। तो यहाँ पर है यू कैन लर्न द प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री। तो यहाँ पर आएगा आपका ए पार्ट है स्टडी ऑफ हिस्ट्री। Now the next question is, did you hear the last news that is doing the rounds in the political circles? बात ये होती है, देखिए लास्ट का मतलब होता है अंतिम और लेटेस्ट का मतलब होता है अब तक अंतिम। अब तक अंतिम यानी कि इसके बाद तो चीजें आती ही रहेंगी। लास्ट मतलब होता है कोई चीज खत्म हो जाना, अब आने का ही ना कुछ भी। तो डिड यू हियर द लेटेस्ट न्यूज होगा, ना कि लास्ट न्यूज होगा। जैसे हमने कहा डिड यू हियर द लेटेस्ट न्यूज की जो अभी तक अभी जो चल रही है न्यूज, तो क्या तुमने उसके सुना। तो लेटेस्ट जो होता है हम अब तक अंतिम के लिए यूज करते हैं लेटेस्ट। नाउ द नेक्स्ट वन इज नॉट अ फ्लावर और इवन अ थॉर्न इन द बुश वर सीन इन दैट एरिड एयर स्पॉट। एरिड का मतलब होता है सूखा। नॉट अ फ्लावर, भैया देखिए जब नॉर नीदर या नॉर से और से कोई चीज जुड़ी हुई होती है, दो सब्जेक्ट्स जुड़े हुए होते हैं, तो उसके बाद वाला सब्जेक्ट देखा जाता है। आप यहाँ देखिए नॉर के बाद आ रहा है थॉर्न, थॉर्न के पहले लग रहा है ए, सब्जेक्ट हुआ सिंगुलर, इसीलिए हमारा वर्ब भी कैसा लगेगा, सिंगुलर। ये याद रखिएगा कि नॉर और बट ऑल्सो के बाद अगर वर्ब लगाना हो तो इनके बाद जो सब्जेक्ट आता है उसके हिसाब से वर्ब लगाया जाता है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। द एक्टिविटीज ऑफ द क्लब इन द नेबरहुड रिमेन्ड लिमिटेड ओनली टू गेम्स एंड स्पोर्ट्स। देखिए देखिए द एक्टिविटीज ऑफ द क्लब इन द नेबरहुड रिमेन मतलब होता है रहना, लिमिटेड ओनली टू, ओनली एक ऐसा एडवर्ब होता है जो जिस चीज के बारे में बात करता है ठीक उसके पहले लगता है। ओनली 5 रुपीज, ओनली टू गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ये बाद में ना लगकर टू जो होता है वो उस वर्ड के बाद लगता है जैसे मॉडिफाई करता है, और ओनली उस वर्ड के पहले लगता है जैसे मॉडिफाई करता है। ये ऐसे एडवर्ब्स हैं जो एडवर्ब्स होते हुए भी नाउन को भी मॉडिफाई कर देते हैं। तो इस सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, नो इम्प्रूवमेंट। They left the hotel by car where they had been staying। अब अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो कई बार दिमाग घूम जाता है कि भाई इस क्वेश्चन में गलती क्या है। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ ये समझाऊं कि अगर आप लोगों ने पढ़ा है, जिससे भी आप पढ़ते हैं, तो एक होते हैं आप लोगों के जो वर्ड्स होते हैं, देखिए जैसे ये है हु, रिलेटिव प्रोनाउंस जिसे कहते हैं, हु, हुम, विच, वेयर एटसेट्रा। जब ये दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं तो ये कंजंक्शंस बन जाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, कंजंक्शंस जो हैं ये बन जाते हैं। और अगर ये मतलब अगर ये प्रिंसिपल क्लॉज से सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ते हैं तो ये जो है ये क्या बन जाते हैं, कंजंक्शंस बन जाते हैं। अब इनके बारे में ये याद रखिएगा कि जैसे ये जितने भी वर्ड्स हैं ये ठीक उस वर्ड के बाद लगते हैं, उस नाउन या प्रोनाउन के बाद लगते हैं जिनके बारे में ये बात करते हैं। अगर आप इनके बाद लगाओगे तो इनका मीनिंग चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने अगर ये कहा द बॉय इज अ डॉक्टर हु केम हियर, ठीक है, तो ये आपको ये लग रहा है अगर सेंटेंस वो लड़का डॉक्टर था जो यहाँ आया था, तो ये गलत है क्योंकि हु ठीक उस शब्द के बाद लगेगा जिसके बारे में वो बोल रहा है। द बॉय हु केम हियर इज अ डॉक्टर, तो यहाँ पर ये इसके बाद लगेगा क्योंकि ये हु जो है बॉय के बारे में बता रहा है, तो हमारा जो ये कंजंक्शन है वो किसके बाद लगेगा, ठीक नाउन के बाद लगेगा। अब जरा आप ये सेंटेंस देखिए, दे लेफ्ट द होटल बाय कार वेयर दे हैड बीन स्टेइंग। अब बात हो रही है होटल की, हमने लगा दिया बीच में कार, तो कार में थोड़ी ना जो है वो स्टे करे हुए थे, तो क्या लगाएंगे, दे लेफ्ट द होटल वेयर दे हैड बीन स्टेइंग बाय कार। तो अब यहाँ पर देखिए द लेफ्ट द होटल वेयर दे हैड बीन स्टेइंग बाय कार। तो जैसा मैंने आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया कि क्यों ऐसा है, इसके एक्सप्लेनेशन ये है कि जितने भी हमारे जो कंजंक्शंस होते हैं, जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, ये ठीक उस नाउन प्रोनाउन के बाद आते हैं जिनके बारे में ये बात कर रहे होते हैं, और ये एडजेक्टिव क्लॉज है। Will you lend me a few rupee in this hour of need? एक चीज तो याद रखिए, सबसे पहली बात है a few जो होता है वो काउंटेबल प्लूरल नाउन के पहले लगता है, a few प्लस काउंटेबल प्लूरल नाउन। तो भाई काउंटेबल प्लूरल नाउन जो होगा
काउंटेबल प्लूरल नाउन के पहले लगता है। अब आप खुद ही देखिए, अ फ्यू आ रहा है, काउंटेबल प्लूरल नाउन तो रुपीज होगा। विल यू लेंड मी अ फ्यू रुपीज, तो इसका लेंड मी अ फ्यू रुपीज, ये नहीं है, इसका आंसर है सी, विल यू लेंड मी अ फ्यू रुपीज। 5 years ago from today, I am sitting in a small Japanese car driving across Poland towards Berlin. एक चीज याद रखिएगा, अगो से देखने में ये लगता है कि I sat in a small car आना चाहिए, मगर मैं आपको एक चीज बताती हूँ, अगर पास्ट में कोई गतिविधि कंटिन्यूड थी किसी पर्टिकुलर समय पे, तो वहां पर हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ आज से 5 साल पहले ठीक इसी समय में इस कैफे में चाय कॉफी पी रही थी, तो मैं कहूँगी 5 years ago today this time I was enjoying a cup of coffee in this cafeteria। तो जब कभी हमारा किसी हम पास्ट का कोई पर्टिकुलर समय बताते हैं और उस समय वो एक्टिविटी कंटिन्यूड होती है, तो उस कंटिन्यूड एक्टिविटी को बताने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। इसीलिए यहाँ पर आएगा आई वॉज सिटिंग इन अ स्मॉल जापानीज कार। नाउ द नेक्स्ट वन इज ही कुड नॉट लुक एनीथिंग इन द डार्क रूम। देखिए दोनों में अंतर समझिए। लुक का मतलब होता है दिखना, कोई व्यक्ति कैसा दिखता है, कोई चीज है, जैसे यू लुक टायर्ड, तुम थके हुए दिखते हो, लगना या दिखना। अगर कोई चीज देखनी हो ना तो उसके लिए सी का ही यूज किया जाता है। तो ही कुड नॉट सी एनीथिंग इन द डार्क रूम, तो यहाँ पर लुक नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा। वैसे भी ध्यान से देखने के लिए लुक यूज किया, हैव अ लुक। No one could explain how a calm and balanced person like him could penetrate such a mindless act on his friend। देखिए पेनिट्रेट का मतलब होता है भेदना, आर पार करना, उसे पेनिट्रेट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये जो वर्ड है, इसका मतलब पेनिट्रेट हम यूज नहीं कर सकते, बल्कि यहाँ पर होगा परपिट्रेट। परपिट्रेट का मतलब होता है कोई अपराध करना, कोई अपराध करना उसे कहा जाता है परपिट्रेट करना। तो ये होता है ऑन हिज फ्रेंड कि भाई कैसे कोई अपराध कर सकता है। पेनिट्रेट मतलब आर पार करना, चुभोना। Anyone who would speak with authority on the poets of the Renaissance must have a broad acquaintance with the writers of classical antiquity। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको जो रेनेसांस के पोएट्स पे बोल सकता हो, उसको जो है क्लासिकल एंटिक्विटी से काफ़ी ज़्यादा उसकी जानकारी होगी। तो एनीवन हु वुड स्पीक नहीं होगा। अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो वुड नहीं होगा, सॉरी, अगर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो वुड नहीं होगा, वुड पास्ट टेंस के लिए यूज किया जाता है। एनीवन हु विल स्पीक, तो अगर आप फ्यूचर की बात कर रहे हो तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे, विल का यूज किया जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही फाउंड अ वुडन ब्रोकन चेयर इन द रूम। देखिए एक एडजेक्टिव्स में एक ट्रिक होती है, SSA CNM, साइज, शेप, एज, कलर, नेशनैलिटी, मटीरियल, हमें उसी के हिसाब से लगाना होता है। और इसके अलावा एक और भी चीज़ होती है कि भाई हमें जब देखते हैं तो उस व्यक्ति चीज़ को देखते हमारा जो है सबसे पहला इम्प्रेशन क्या पड़ता है उस चीज़ का। तो ये भी होता है कि एक इम्प्रेशन जो होता है कि हम उस चीज़ को देखकर हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या विचार आता है। तो टूटी हुई वुडन चेयर, मटीरियल बाद में आएगा, और देखिए मटीरियल जो है वो सबसे बाद में आएगा। तो यहाँ पर ब्रोकन पहले और वुडन बाद में आएगा, तो ये आएगा ब्रोकन वुडन चेयर। कि किसी चीज़ को देख के सबसे पहले हमारा ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल पहले आएगा, कि इम्प्रेशन कैसा पड़ता है वो सब चीज़ पहले आती है, और मटेरियल बाद में आएगा। The starving and crawling people in the television program looked more like beasts than tiring creature। कि जो भूखे और रेंगते हुए लोग थे टेलीविज़न प्रोग्राम में, वो दिख रहे थे जानवरों के जैसे, देन टायरिंग क्रिएचर, ना कि थके हुए प्राणियों की तरह। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। लुक्ड का मतलब ही होता है अपीयर, दिखना, कोई चीज़ कैसे दिख रही है उसे लुक्ड कहा जाता है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज आई टुक द
साइकिल विच ही बॉट यस्टरडे। यस्टरडे से ऐसा लगता है कि जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही आएगा, लेकिन मैंने वो साइकिल ले ली जो उसने कल खरीदी थी। जो पास्ट का पास्ट होता है उसमें यूज किया जाता है पास्ट परफेक्ट, दैट ही हैड बॉट यस्टरडे, विच ही हैड, वर्ब इसमें विच है, विच ही हैड बॉट यस्टरडे। आप ऐसे सोचिए, पास्ट इंडेफिनिट जो होता है वो प्रेजेंट से पास्ट होता है, पास्ट से पास्ट में जाना होता है पास्ट परफेक्ट। Having a few hours left, she wondered as she would finish the assignment. याद रखिएगा, I wanted to know whether, wanted to know, wondered, इन सब के बाद आपको जो कंजंक्शन लगाना होता है वो या तो इफ लगता है या वेदर। एज का यूज नहीं किया जाता। द अराइविंग अ फ्यू आवर्स लेफ्ट की कुछ ही घंटे बचने के बाद शी वंडर्ड कि क्या वह कर पाएगी, की क्या, तो क्या के लिए आएगा यहाँ पर आप लगाइए या तो इफ लगाइए या दैट इफ तो नहीं लगा सकते क्योंकि एक वो नहीं है, दोनों साथ में नहीं आते। कि क्या हम हिंदी में जरूर बोलते हैं लेकिन इंग्लिश में एक ही कंजंक्शन लगता है, तो वेदर शी वुड फिनिश द असाइनमेंट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज छोटा सा ही 20 क्वेश्चंस का मैंने रखा है। कल मैं आप लोगों को सोच तो यही रही हूँ कि स्पेलिंग रूल्स कराऊँ। इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, लेकिन तभी मुझे भी लगेगा अगर आप भी मुझे एक अच्छा सा रिस्पॉन्स देंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल। बाय बाय, गुड नाइट।